बंगाल में एक बार फिर हिंसा हुई है। शुभेंदु के गढ़ मिदनापुर में दीदी और शुभेंदु के समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए हैं। टीएमसी और शुभेंदु के समर्थकों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाई और पत्थरों की बरसात की। कई कार्यकर्ता घायल हुए। हिंसक झड़प के बाद मिदनापुर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और हाल ही में शुभेंदु अधिकारी टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले हिंसा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बंगाल में चुनाव से पहले हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने विपक्षी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की मांग की है। इसके अलावा राज्य में हुई कार्यकर्ताओं की हत्या पर राज्य सरकार से रिपोर्ट लेने की भी मांग हुई है। याचिका में चुनाव में अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति, फर्जी मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटाने की मांग की गई है। दीदी के खिलाफ बंगाल में बीजेपी की घेराबंदी जारी है। बीजेपी नेता घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। मोदी सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल बंगाल के कूच बिहार के अलीपुरद्वार पहुंचे और प्रहलाद पटेल स्थानीय लोगों के घर भी गए और मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। प्रहलाद पटेल ने बीजेपी को समर्थन देने की अपील की है। कृषि कानूनों को लेकर चल रहे विरोध के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मोदी सरकार 25 दिसंबर को पीएम किसान योजना की 7वीं किस्त ट्रांसफर करेगी और कृषि मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी 18,000 करोड़ रुपए जारी करेंगे। इससे करीब 8 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी देश भर के कुछ किसानों से भी बात करेंगे। चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर कांग्रेस ने कृषि बिल के विरोध में थाली पीटकर विरोध जताया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष लल्लू ने अपने आवास में ही ताली बजाकर विरोध जताया। लल्लू कुमार सिंह ने लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह के आवास पर थाली पीटने जा रहे थे, लेकिन पुलिस बल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वहीं रोक लिया। किसान आंदोलन के बीच बीजेपी ने नए कृषि कानूनों के समर्थन में अपना अभियान तेज कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 26 और 27 दिसंबर को बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की चिट्ठी को दिखाएंगे। बीजेपी कार्यकर्ता किसान हित में किए कार्यों को भी गिनाएंगे और साथ ही मलिन बस्तियों में केंद्र की योजनाओं को भी बताएंगे। किसान आंदोलन का 28वां दिन है। केंद्र की चिट्ठी पर फैसले के लिए सिंगू बॉर्डर पर किसान नेता 2 बजे से बैठक कर रहे हैं। सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव भी दिया है। सरकार के प्रस्ताव पर किसानों ने 5 लोगों की कमेटी भी बनाई है। किसान बिल पर मसौदा तैयार करेगी कमेटी। किसान इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि सरकार से बात की जाए या फिर नहीं। चौधरी चरण सिंह की 118वीं जयंती के अवसर पर किसानों को सीएम योगी ने सौगात दी है। सीएम योगी ने किसानों को ट्रैक्टर बांटे हैं, सम्मानित भी किया है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मंडियां किसी भी कीमत पर बंद नहीं होंगी और एमएसपी पहले की तरह जारी रहेगी। मोदी सरकार किसानों की हितैषी है। और कहा जा रहा है कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, लेकिन तब भी इसके नाम पर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी ये कहा जा रहा है मंडियां चलेंगी। मंडी को तो तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य, ई नाम के साथ जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, लेकिन तब भी गुमराह किया जा रहा है कि मंडी बंद हो जाएगी। ये कैसी राजनीति? वहीं सीएम योगी ने विपक्ष पर प्रहार भी किया है। कहा कि देश का विकास विपक्ष को अच्छा नहीं लगता है। नए कृषि कानून की आड़ में किसानों को गुमराह किया जा रहा है। नए कानून किसान की उपज का लाख किसानों के खाते में डालने का काम करेंगे और किसानों को जहां से बढ़िया मूल्य मिलेगा वहां अपनी उपज बेचने को स्वतंत्र होंगे। केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों में भी व्यापक सुधार किए, लेकिन जिन्हें किसान की प्रगति अच्छी नहीं लगती, देश का विकास अच्छा नहीं लगता, किसान के चेहरे पर खुशहाली अच्छी नहीं लगती, उन लोगों ने गुमराह करके किसानों को भड़काने का काम भी शुरू कर दिया। किसानों ने कड़कड़ाती ठंड में टिकरी बॉर्डर पर शर्टलेस होकर प्रदर्शन किया है। किसानों ने कहा कि कृषि बिल को वापस लेना ही पड़ेगा। किसान दिवस पर किसानों की भूख हड़ताल का 3रा दिन है। रोटेशन के हिसाब से किसानों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की है। किसान सरकार का कोई भी प्रस्ताव मानने को तैयार नहीं है। गाजीपुर बॉर्डर पर डटे राकेश टिकैत सरकार से बातचीत करने को तैयार हुए हैं। राकेश टिकैत बोले कि कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध बातचीत से ही सुलझेगा। अगर सरकार चाहती है तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हम कानून में संशोधन नहीं, वापसी चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनेसमैन से कह रहे हैं कि कृषि कानून बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो किसानों के बीच नहीं आ रहे हैं। जब चाहेगी, जहां चाहेगी, स्थान, दिन, समय सरकार बताएगी, हम तैयार हैं। सरकार नहीं बता रही, सरकार गोल 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 घुमा रही। जलेबी का कहीं आपको मोड़ दिखता है तो जलेबी की तरह गोल गोल घुमा रही।
पुलिस प्रशासन की नानुकुर के बाद किसान घाट पर पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि देने की अनुमति मिली। चौधरी अजित सिंह और जयंत चौधरी ने किसान घाट पहुंचकर फूल अर्पित किए। किसान घाट पर चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि देने किसान पहुंचे। किसानों को किसान घाट पर एंट्री मिल गई। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव को लेकर बीजेपी नेता जबरदस्त उत्साहित हैं और 6 दलों के गठबंधन गुपकार को भले ही बहुमत मिला है, पर अकेले बीजेपी 74 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी उभरकर सामने आई है। डीडीसी चुनाव पर जीत से अनुराग ठाकुर बोले हैं कि गुपकार गैंग की हार हुई है, जम्मू कश्मीर की जनता की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में 75 सीटें मिली, जो सबसे ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सीटें मिली 75, और वोट शेयर भी सबसे ज्यादा मिला 38.74%। और अगर आप पूरी गुपकार गैंग को मिला लेंगे तो पूरी गुपकार गैंग का कुल मिलाकर वोट परसेंटेज केवल 32.96% बनता है। डीडीसी चुनाव में जीत से गदगद बीजेपी पर उमर अब्दुल्ला ने पलटवार कर दिया है। जेएंडके डीडीसी चुनाव नतीजों पर बोले हैं उमर, चुनाव में बीजेपी की हालत खराब हुई है, लगता नहीं कि बीजेपी विधानसभा चुनाव करवाएगी इलेक्शन के बाद, क्योंकि अब अगला इलेक्शन बहुत दूर होगा। जो इस इलेक्शन में बीजेपी की हालत खराब हुई, मुझे नहीं लगता है वो अब जल्दबाजी में असेंबली का इलेक्शन कराएंगे। हालांकि अफसोस, अगर वो जमहूरियत में भरोसा करते तो उन्होंने अभी तक असेंबली का इलेक्शन का ब्यूगल बजाया होता। चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच लेह पहुंचे सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे एलएसी पर ग्राउंड जीरो में जाकर मौजूदा हालातों और सेना की तैयारियों की समीक्षा की है। सेना प्रमुख ने पेंगोंग के दक्षिण इलाके में फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के रेचिनला समेत अग्रिम मोर्चों का जायजा लिया है। नेपाल में फिर सियासी संकट गहरा गया है। केपी ओली की जगह माधव कुमार को कम्युनिस्ट पार्टी के नए अध्यक्ष उनको चुन लिया गया है। केंद्रीय समिति की बैठक के बाद पीएम ओली को एनसीपी के अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान किया गया। माना जा रहा है कि ओली और प्रचंड के खेमों के बीच सत्ता के लिए लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। पश्चिम बंगाल के विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को कल पीएम मोदी संबोधित करेंगे। कल सुबह 11 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह में शामिल होंगे और समारोह में राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि पीएम मोदी इस यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति भी हैं। यूपी के प्रयागराज के इफ्को में बड़ा हादसा हुआ है। यूरिया बनाने वाली एक फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव होने से हड़कंप मच गया और गैस रिसाव के चलते 2 अधिकारियों की जान भी चली गई। साथ ही दर्जन भर से ज्यादा कर्मचारियों की हालत गंभीर है। गंभीर रूप से बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएम योगी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का सितम लगातार जारी है। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और दिल्ली में आज विजिबिलिटी बेहद कम रही है। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहीं मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है ताकि पारा 2 डिग्री तक पहुंच सकता है। ठंड बढ़ने के साथ राजधानी दिल्ली में प्रदूषण और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिला है और दोहरी मार ने दिल्ली वालों की हालत खराब कर दी है। ठंड से बचाव के लिए दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में लोग बड़ी संख्या में अलाव जलाने को मजबूर हुए हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिन तक भीषण शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल सकता है। पहाड़ों पर बर्फबारी से यूपी के कानपुर में बड़ा सर्दी का सितम और कोहरे और धुंध ने लोगों की मुसीबतें काफी बढ़ा दी हैं। घने कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम रहती है। लोगों को गाड़ियों की लाइट जलाकर चलने को मजबूर होना पड़ा है। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ब्रिटेन से फ्लाइट पर रोक से पहले ब्रिटेन से भारत पहुंचे 20 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव पाए गए यात्री दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में थे। सभी के सैंपल पुणे भेजे गए हैं ताकि ये पता लगाया जा सके क्या इनमें ब्रिटेन में फैला कोरोना वायरस का नया रूप है या नहीं। ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर भारत में एहतियात बरती जा रही है। मंगलवार रात से ब्रिटेन से भारत आने जाने वाली सभी फ्लाइट रोक दी गई हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले 2 हफ्ते में ब्रिटेन से आए सभी लोगों की घर घर जाकर जांच करने का फैसला किया है और 9 दिसंबर से अब तक ब्रिटेन से लगभग 7,000 लोग दिल्ली पहुंचे हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेर लिया है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर कुछ आंकड़े जारी करते हुए कहा कि दुनिया में 23 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन मिल चुकी है। चीन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और रूस ने इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इंडिया का नंबर कब आएगा मोदी जी? कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच वैक्सीन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। भारत सरकार ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी अगले हफ्ते तक दे सकती है और इसके अलावा रूस की वैक्सीन को लेकर राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि भारत में रूस में बनी कोरोना वैक्सीन भी जल्द आएगी और बांटने के लिए तैयारियां पूरी की गई हैं। देश में कोरोना के मरीजों में आज फिर उछाल आया है। 24 घंटे में करीब 24,000 नए केस सामने आए हैं। कुल
कल 20,000 से कम मरीज थे। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 3 लाख से नीचे। पिछले एक दिन में 27,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। देश में महाराष्ट्र कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। महाराष्ट्र में 19 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि अब तक हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के मरीज लगातार दूसरे दिन 1,000 से कम हुए। दिल्ली में 24 घंटे में 939 नए मरीज सामने आए हैं और दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट घटकर 1.14% हुआ है। डेथ रेट 2.62% हुआ है और एक्टिव मरीजों की संख्या 8,735 हुई है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने आज से 2 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा और वहीं क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। साथ ही विदेश से आए पैसेंजर्स अब RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ रखनी उनको जरूर होगी। बिहार के पटना से सटे फुलवारी शरीफ में सरेआम लड़की की किडनैपिंग की वारदात के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। 22 साल की युवती को उसके घर से अपहरण कर लिया गया था। हथियार के बल पर 5 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और वारदात के दौरान घर वालों के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने बदमाशों को खदेड़ा तो फायरिंग करते हुए सभी बदमाश वहां से फरार हो गए। UIDAI ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। अब घर बैठे आधार में आप अपना नाम, पता और डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर सकते हैं। सिर्फ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के द्वारा ही ऑनलाइन अपडेशन किया जा सकता है। मेलबर्न टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को तगड़ा झटका लगा है और डेविड वार्नर और ऑस्टिन एबॉट दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। कोविड-19 क्वारंटीन प्रतिबंधों और चोट के चलते वार्नर और एबॉट दूसरे टेस्ट मैच में भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में 26 दिसंबर से बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेला जाना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के टिकटों की बिक्री आज से शुरू। 8 फरवरी से शुरू होगा नए साल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। 21 फरवरी तक खेला जाएगा और क्वालिफाइंग इवेंट का आयोजन 10 से 13 जनवरी के बीच दोहा में किया जाएगा। चुने गए खिलाड़ियों को मेलबर्न में 14 दिन तक क्वारंटीन रहना पड़ेगा। नेहा कक्कड़ और उनके पति रोहनप्रीत सिंह का गाना ख्याल रखिया करने मचाया धमाल। गाना रिलीज होते ही YouTube पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है और 6 घंटे पहले रिलीज हुए इस वीडियो को अब तक 58 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। विवादों में फंसा गंगूबाई काठियावाड़ी और गंगूबाई के परिवार ने संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट पर केस दर्ज करवा दिया है। परिवार वालों ने फिल्म की कहानी पर आपत्ति जताई है। गंगूबाई 60 के दशक में मुंबई माफिया का बड़ा नाम थी। फिल्म मशहूर लेखक हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पर बनाई जा रही है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के गौतम राघवन और विनय रेड्डी को व्हाइट हाउस में डिप्टी डायरेक्टर बनाया है। राघवन व्हाइट हाउस में सेवा पहले दे चुके हैं। निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने 4 वरिष्ठ कर्मियों की नियुक्ति की है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।